आरव अपने पिता की पुरानी अलमारी में कुछ जरूरी कागज ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने फोल्डर पर पड़ी। फोल्डर से झांकते कुछ कागज ऐसे थे जिन पर सूखे खून के छींटे साफ नजर आ रहे थे। यह देखकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे उन कागजों को निकालने लगा। कागजों की हालत बहुत खराब थी। ज्यादातर अक्षर मिट चुके थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा था उससे वह चौंक गया। ये किसी पुराने विला के दस्तावेज थे। एक ऐसी संपत्ति जिसे उसके पिता श्रीमान नरेश कपूर ने वर्षों पहले खरीदा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आरव ने इस विला के बारे में पहले कभी न सुना था। कागज लेकर आरव अपनी माँ प्रतिभा जी के पास गया। माँ, देखो ये क्या मिला है पापा की फाइल में। ये किसी नारायणी विला के कागज हैं। पापा ने ये क्यों छुपा कर रखे थे? प्रतिभा जी के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उन्होंने कंपकपाते हाथों से कागजों को झपट लिया और बोली, तुझे किसने कहा था इन्हें छूने को? मैं तो आज इन्हें जला ही देने वाली थी। क्या कह रही हो मां? आरव हैरानी से बोला। अगर हमारे पास इतना बड़ा विला था तो हम इन सालों से किराए के छोटे से घर में क्यों रह रहे हैं? पापा ने इसका कभी जिक्र भी नहीं किया। प्रतिभा जी की आंखों में आंसू आ गए। खुद को संयमित करते हुए उन्होंने कहा, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे सब जानने का हक है। ये बात बहुत साल पुरानी है, जब मेरी और तेरे पापा की नई नई शादी हुई थी। हम लोग सौरगांव के पास एक छोटे से शहर में रहते थे, जहां यह विला था, नारायणी विला। एक दिन घूमते हुए हम जंगल की ओर चले गए, जहां नदी के किनारे यह विला खड़ा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं उसे देखकर दीवानी हो गई। वह विला सच में बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल किसी राजा का महल जैसा। मैंने उसे खरीदने की जिद की और तेरे पापा ने मेरी बात मान भी ली। हम वीकेंड पर अक्सर वहां जाया करते थे। एक दिन मैंने विला की दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग देखी, बेहद डरावनी। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैंने उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही पेंटिंग कूड़ेदान में गिरी, विला के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारें फटने लगीं और उन दरारों से खून रिसने लगा। अलमारी से कागज उड़कर हवा में नाचने लगे। उन पर खून के छींटे पड़ने लगे और तभी एक भयानक आवाज गूंजी, अगर जान प्यारी है तो इस विला को छोड़ दो और कभी लौट कर मत आना। हम किसी तरह भाग निकले, लेकिन जाने क्या सोचकर मैं वो दस्तावेज अपने साथ ले आई। और शायद वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद तुम्हारे पापा मानसिक रूप से टूट गए, हमारा बिजनेस तबाह हो गया और हम यहाँ इस शहर में आ गए। आरव की आंखों में भी अब नमी थी। उसने दस्तावेज फिर से फोल्डर में रख दिए और बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। उस दिन ऑफिस में भी उसका मन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उसकी एक अहम मीटिंग थी, उसके बॉस मिस्टर अश्विन मलिक के साथ। मीटिंग के दौरान मिस्टर मलिक ने तुरंत भांप लिया कि आरव किसी बात से परेशान है। चूंकि वह उनके प्रिय कर्मचारियों में से था, उन्होंने विनम्रता से पूछा, आरव, क्या बात है? कोई परेशानी है? आरव को याद आया कि मिस्टर मलिक अक्सर रहस्यमय चीजों और परमाणविक शक्तियों में रुचि रखते हैं। वह उन्हें सब कुछ बता बैठा। सुनकर मिस्टर मलिक गंभीर हो गए और बोले, मुझे लगता है उस विला की सच्चाई उस पेंटिंग में छिपी थी। शायद वह पेंटिंग किसी आत्मा का प्रवेश द्वार थी। अब समय आ गया है कि जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है उसका उपयोग करूं। हम कल ही नारायणी विला जाएंगे। क्या सर, अगर हमें कुछ हो गया तो? आरव घबरा गया। डरो मत, मलिक ने कहा। मैं आज रात एक विशेष सुरक्षा साधना करूंगा। हम पूरी तैयारी से जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह वे दोनों रवाना हुए। प्रतिभा जी ने बहुत मना किया, लेकिन मलिक ने उन्हें समझाया, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका विला फिर से आपका हो जाएगा। मुझे सिर्फ उसके कागज दीजिए। प्रतिभा जी ने कांपते हाथों से कागज उन्हें दे दिए। मलिक ने आरव को एक अभिमंत्रित लॉकेट पहनाया और कहा, 48 घंटों तक ये लॉकेट तुम्हें बुराई से बचाएगा। इसे कभी मत उतारना। 7 घंटे की लंबी यात्रा के बाद वे नारायणी विला के बाहर खड़े थे। वह विला अब पूरी तरह उजाड़, सुनसान और वीरान हो चुका था। पेड़ पौधे जंगली हो चुके थे और विला की दीवारें काली छाया से ढकी थीं। लेकिन वहां कुछ था।
कोई उन्हें देख रहा था। नारायणी विला के सामने खड़े होकर आरव के भीतर हलचल मची हुई थी, कुछ ऐसा जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था। बचपन से अब तक उसने अपने पिता को एक गुमसुम और टूटे हुए इंसान के रूप में ही देखा था, लेकिन अब जब सच्चाई सामने थी तो उसे यह एहसास हुआ कि इस वीरान हवेली की दीवारों के पीछे कोई कहानी छिपी है, कोई प्रेम, कोई बदला, कोई अधूरी पुकार। चलो, मिस्टर मलिक ने कहा, वक्त बहुत कम है। सूरज ढलने से पहले हमें अंदर जाना होगा। दोनों जैसे ही लोहे का पुराना जंग खाया फाटक खोलकर अंदर बढ़े, विला की खिड़कियां खुद ब खुद चरमराने लगीं, जैसे कोई बहुत पुराना दुख दोबारा जाग उठा हो। विला के भीतर एक भारी सी नमी थी, जैसे हर ईंट किसी दर्द को सोख कर बैठी हो। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं, दीवारों पर धूल से ढकी पेंटिंग्स थीं। एक जगह पड़ी थी वही पेंटिंग जिसे प्रतिभा जी ने कूड़ेदान में फेंका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो आज भी वैसी ही चमचमाती हुई थी, मानो कोई उसे छूता ही न हो। आरव उस पेंटिंग के पास गया और पहली बार उसने उसमें छुपी आंखें देखीं, एक स्त्री की आंखें जो बेहद खूबसूरत थीं, पर उनमें वेदना का एक ऐसा समंदर था जो सीधे दिल को चीर दे। ये कौन है? आरव ने धीमे से पूछा। मलिक ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और फिर कहा, ये रेवती है, शायद इस विला की पहली मालकिन, या शायद इसकी आत्मा। उसी क्षण दीवारें हल्के हल्के कांपने लगी, एक धीमी आवाज हवा में तैरने लगी। मैं रेवती हूं, इस विला की छाया और नरेश की अतीत की आग। आरव ने चौंक कर पेंटिंग की ओर देखा और फिर जैसे उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। अब वह रेवती और नरेश के समय को देख रहा था, जैसे कोई पुराने जमाने का चलचित्र उसके सामने चल रहा हो। रेवती बेहद सुंदर, विदुषी और अकेली युवती थी। नारायणी विला उसका मायका था, लेकिन उसकी आंखें किसी की राह देखती थीं। जब नरेश कपूर, प्रतिभा के पति, पहली बार इस विला को खरीदने आए थे, तो रेवती की आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। नरेश ने विला खरीदा, लेकिन साथ में एक छाया को भी अपने जीवन में ले आया। जब प्रतिभा ने पेंटिंग को फेंका तो रेवती के अंतिम अस्तित्व का भी अपमान हुआ। यही बना उसके प्रेम का प्रतिशोध। मैंने सिर्फ प्रेम किया था। पेंटिंग की आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन मुझे मिटा दिया गया। अब नरेश की पीढ़ी को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। आरव कांपते हुए पेंटिंग की ओर बढ़ा। अगर तुम सिर्फ प्रेम चाहती थी तो यह प्रतिशोध क्यों? क्योंकि जिसने मुझे भुला दिया उसे मैं कैसे माफ करूं? जब कोई आत्मा अकेली छूट जाती है तो वह प्रेम भी विष बन जाता है। मिस्टर मलिक ने तुरंत एक अभिमंत्रित त्रिशूल निकालते हुए मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। विला की दीवारें गूंजने लगीं, लेकिन तभी रेवती की आत्मा ने एक और रहस्य उजागर किया। नरेश ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। मैं नरेश की पहली पत्नी थी। आरव जैसे जमीन पर गिर पड़ा। क्या क्या कहा? तेरे पापा को मुझसे प्रेम था, उन्होंने मुझे अपनाया, लेकिन समाज से डरकर उन्होंने मेरी मृत्यु को छिपाया और दूसरी शादी कर ली। मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं थी आरव, मैंने खुद को इसी विला में फांसी लगाई थी। पेंटिंग राख हो चुकी थी। नारायणी विला अब शांत था, पर एक खामोशी जो किसी तूफान से पहले की होती है। दीवारें फिर भी कुछ कह रही थीं, कुछ छुपा रही थीं। आरव विला में अकेला खड़ा था। पेंटिंग जल चुकी थी, लेकिन उसकी राख अब भी जिंदा लग रही थी। हवा में तैरते राख के कण किसी भाषा में गूंज रहे थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया।
और आरव के सामने एक और दरवाजा खुल गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक तहखाना था। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थीं, जैसे हर पायदान एक बीते हुए पाप की गवाही दे रहा हो। आरव ने टॉर्च जलाकर धीरे धीरे नीचे कदम रखा। नीचे एक छोटा सा कमरा था और उसके बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक। संदूक पर पुराने खून के धब्बे थे। उसने जैसे ही उसे खोला, एक सड़ी हुई साड़ी, पुराने फोटो और खून में सने कुछ पत्र निकले। फोटो में रेवती मुस्कुरा रही थी और उसके पास खड़ा था नरेश। पीछे लिखा था, मेरे जीवन का पहला और अंतिम प्यार, नरेश। पर तभी उस कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। तू आया है आरव, अब मैं शुरू कर सकती हूं अपना खेल। रेवती की आत्मा अब प्रकट हो चुकी थी, पर अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखों में जलती हुई आग थी और कपड़ों पर खून के धब्बे। मुझे तुमसे प्रेम था नरेश, पर तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हारी पीढ़ियों का अंत करूंगी। तेरा बेटा, तेरा पोता, कोई नहीं बचेगा। सबका खून इस धरती पर बहेगा जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती। आरव की आंखों के सामने चित्र घूमने लगे। प्रतिभा की चीखें, नरेश की मानसिक हालत, वीणा की टूटी हिम्मत। ये सब रेवती की वजह से। रेवती अब हवा में उड़ती हुई आई और बोली, मैंने पहले प्रतिभा को डराया, फिर तुम्हारे पिता का दिमाग लिया, और अब तेरा खून चाहिए मुझे, पर शुद्ध प्रेम से। तभी मेरा खेल पूरा होगा। आरव कांप रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा साहस भरने लगा। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो तुझे सिर्फ खून नहीं चाहिए, तुझे वो प्रेम चाहिए जो तुझे कभी पूरा नहीं मिला। रेवती कुछ पल को रुकी। उसकी आंखों से आंसू निकले, पर अगले ही क्षण वह चीख उठी, मैं अब प्रेम पर विश्वास नहीं करती, मैं सिर्फ प्रतिकार जानती हूं। विला की घड़ी में रात के 3 बजे बजते ही तहखाने का पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। आरव की सांसें तेज हो गईं। अचानक दीवारों से निकलकर 3 छायाएं आईं। वे थे वो लोग जिनकी बलि रेवती ने ली थी। पुराने नौकर, एक साधु और एक टैक्स अधिकारी, जिन्होंने विला को नीलाम करने की कोशिश की थी। अब अगला नंबर आरव का था, पर तभी मिस्टर मलिक ने प्रवेश किया। उनके हाथ में एक पुराना शांति मंत्रों से बना हुआ शीशा था, जिसे उन्होंने गुरुजी से मंगवाया था। रेवती, प्रेम अधूरा था, पर तेरी आत्मा अधर्मी हो गई है। ये खेल नहीं, श्राप है जो तुझे खुद पे लगाया है। मलिक ने शीशा रेवती के सामने किया। रेवती की आंखों में जैसे सारी जिंदगी घूम गई। नरेश का झूठा वादा, समाज की बंदिशें और उसका आत्महत्या करना। वह चीखने लगी, मुझे क्यों छोड़ा नरेश? मैं सिर्फ तुम्हारी थी। उसने आकाश की ओर देखा और फिर धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे धुएं में बदल रही हो। रेवती की आत्मा के जाते ही तहखाना हिलने लगा। फोटो जल गई, खून सूख गया और विला की हवा फिर से सांस लेने लगी। आरव मलिक के साथ बाहर आया और पहली बार विला के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, स्थायी रूप से। अंत या एक नई शुरुआत? आरव की आंखों में अब दर्द था, पर साथ ही सुकून भी। मुझे रेवती पर गुस्सा नहीं है, उसने कहा, मुझे उससे सहानुभूति है। मलिक ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सबसे खतरनाक आत्मा वो होती है जिसे सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है।